नमस्कार, स्वागत है आपका डीके हिंदी नॉवेल्स एक्सप्लेन चैनल पर, जहां हर दिन आपको सुनने को मिलती है अलग अलग नॉवेल्स की दमदार ऑडियो बुक्स, वो भी पूरी कहानी के साथ। तो जुड़िए हमारे साथ हर दिन एक नई कहानी के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में बताइए कहानी कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। ये है डीके हिंदी नॉवेल्स एक्सप्लेन, अध्याय 14, पूर्ववर्ती का जुनून। अथर्व सेन ने वीरेंद्र सेन के सामने धर्मपाल सेन, उसके बेटों और पोते द्वारा किए गए घृणित कामों को उजागर कर दिया। साफ था कि वो लोग यूं ही हार नहीं मानेंगे और जरूर कोई चाल चलेंगे। इसलिए वीरेंद्र सेन को सतर्क रहना पड़ेगा। मैं समझ रहा हूं, वीरेंद्र सेन ने आत्मविश्वास से कहा। वह धर्मपाल सेन से वर्षों से खुली प्रतिस्पर्धा कर रहा था, फिर भी आई धर्मपाल महज एक मुख्य बटुए की हैसियत से रह गया था, जिसे वह हमेशा अपने प्रभाव में दबाकर रखता था। सालों पहले वीरेंद्र सेन भी कबीले का गर्व था, एक प्रतिभाशाली और सर्वशक्तिमान अस्तित्व। अगर उसका आत्मा आधार नष्ट न हुआ होता तो धर्मपाल सेन जैसे लोग उसके सामने तिनके के समान होते। उस कुत्ते ने मेरे बेटे को धमकाने की हिम्मत की। अगर मैं उसे इस कदर न पीटूं कि वो 1 महीने तक बिस्तर से न उठ सके तो मेरा नाम वीरेंद्र नहीं। उसने बेरहमी से कहा, उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। तो मेरे पिताजी भी ऐसे इंसान हैं जो अपने अपनों की रक्षा करते हैं, ये सोचकर अथर्व सेन के चेहरे पर संतोष था। जाने से पहले अथर्व ने अपने पिता से कुछ देर और बात की। एक बड़े कबीले के मुखिया होने के नाते वीरेंद्र सेन के पास जाहिर तौर पर कई जिम्मेदारियां थीं, और ऊपर से उसे अभी जाकर धर्मपाल सेन को सबक भी सिखाना था, वो बूढ़ा कुत्ता जिसने उसकी गैरमौजूदगी में उसके बेटे को धमकाने की हिम्मत की थी। अथर्व को ये देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि उसके पिता उस बूढ़े कुत्ते को कैसे असहाय और बेरहमी से पीटते हैं। वह अपने कमरे में लौट गया और सोचने लगा कि अब आगे क्या करना है। साधना के लिए उसे निश्चित रूप से रसायन शास्त्र की गोलियों की जरूरत पड़ेगी। अपने पिछले जीवन में वह केवल 200 वर्षों में स्वर्ग स्तर तक पहुंच गया था, क्योंकि वह स्वयं एक विलक्षण रसायनज्ञ था। लेकिन जैसे कोई कुशल रसोइया भी बिना चावल के भोजन नहीं बना सकता, वैसे ही अब उसके पास कीमिया का पूरा ज्ञान तो था, पर गोलियां बनाने के लिए आवश्यक सामग्री नहीं थी। और जितनी उच्च श्रेणी की गोली होगी, उसमें लगने वाली सामग्री उतनी ही दुर्लभ और कीमती होगी। सच कहें तो अगर लिंग कबीले की सारी संपत्ति की तुलना इन सामग्रियों से की जाए तो नतीजा सिर्फ एक शब्द में समेटा जा सकता है, गरीबी। उसे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना उसकी साधना की रफ्तार कभी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाएगी जो वह चाहता है। सीधी भाषा में कहें तो उसे पैसे कमाने होंगे। इस वक्त अथर्व के दिमाग में 2 रास्ते थे। पहला, साधना तकनीक और मार्शल आर्ट कौशलों की बिक्री। अपने पिछले जीवन में उसने शीर्ष स्तरीय गुप्त कलाओं का विशाल संग्रह किया था। अगर वह उनमें से किसी एक को भी नीलामी में रख दे तो निश्चित ही खगोलीय रकम कमा सकता है। लेकिन ये सही नहीं था, क्योंकि वर्तमान में अथर्व सेन बहुत कमजोर था। अगर उसके पास अभी भी स्वर्ग स्तर का कल्टिवेशन होता तो भले ही वह स्वर्ग स्तर की कल्टिवेशन तकनीक बाहर लाता, कोई भी उसके खिलाफ कुछ सोचने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन अब अगर वह ऐसा करता है तो वह सिर्फ एक निशाना बन जाएगा, लोग उस पर और भी ज्यादा साधना तकनीक देने का दबाव डालेंगे। अगर उसे सच में कोई कल्टिवेशन तकनीक या मार्शल आर्ट्स कौशल बेचना ही पड़ता तो उसे सिर्फ वही बेचने चाहिए जो उसके वर्तमान मार्शल आर्ट्स स्तर से बहुत ऊपर न हो, और वो भी एक बार में बहुत ज्यादा नहीं। इसके बाद सिर्फ एक रास्ता बचता है, कीमिया की गोलियां बेचना। यह उसका मूल पेशा था, और वैसे भी कीमिया एक बहुत ही सम्मानित पेशा था। जो भी किसी कीमियागर का अपमान करने की कोशिश करता वो आसानी से जनता के क्रोध का शिकार बन सकता है। इसलिए ऐसी मूर्खता करने से पहले कोई भी 2 बार जरूर सोचता। वर्तमान वर्षा देश में कम से कम 80% कीमियागर स्वर्ग की औषधि मंडप से जुड़े हुए थे, जबकि बाकी 20% बड़े कुलों और गुटों के विशेष सम्मानित मेहमान माने जाते थे। इसलिए जो गोलियां वे बनाते थे वो केवल इन शक्तिशाली लोगों के लिए होती थीं, आम जनता के लिए नहीं। हाँ, कुछ कीमियागर ऐसे भी थे जो किसी भी शक्ति से जुड़े नहीं होते थे, अकेले रहते थे। अगर उनके पास धन नहीं होता तो वे कीमिया की गोलियां बनाकर बेचते थे। इस तरह वे किसी भी दायित्व से मुक्त रहते थे। उदाहरण के लिए, ग्रे क्लाउड टाउन में उच्च श्रेणी की कीमिया गोलियां और औषधियां सिर्फ स्वर्ग की दवा मंडप में ही मिलती थीं। इसलिए जिन्हें ये चीज़ें चाहिए होती थीं उन्हें वहीं जाना पड़ता था, जबकि निम्न श्रेणी की कीमिया गोलियां स्वर्ग की दवा मंडप द्वारा बैचों में बनाकर शहर के 2 महान कुलों को दी जाती थीं, पारस्परिक लाभ के लिए। आखिरकार इन दोनों कुलों का क्षेत्र में बहुत प्रभाव था। ये 2 कुल थे, सेन कबीला और चेंग कबीला। दोनों को स्वर्ग की औषधि मंडप से कुल निम्न श्रेणी की कीमिया गोलियों का 50-50% मिलता था। हालांकि उन्हें स्वर्ग की दवा मंडप जितना लाभ नहीं मिलता था, फिर भी गोलियों के माध्यम से उन्हें अच्छा खासा मुनाफा होता था। कीमिया एक बहुत ही अधिक वेतन वाला पेशा था। यही कारण था कि कीमियागर हमेशा शक्तिशाली कुलों और गुटों के द्वारा सम्मानित अतिथि माने जाते थे। अगर किसी कुल के पास अपना खुद का कीमियागर न होता तो दवाइयां खरीदने में बहुत खर्च आता। इस जीवन में अथर्व सेन का इरादा कीमिया के रास्ते में ज्यादा आगे बढ़ने का नहीं था।
वह बस एक स्वतंत्र कीमियागर बनना चाहता था। अगर पैसों की ज़रूरत पड़ी तो कुछ गोलियां बना लेगा, जब तक ज़रूरत भर धन मिल रहा हो तब तक यही काफ़ी था। तो तय रहा, मैं अपनी मार्शल आर्ट्स यात्रा के लिए कीमिया का सहारा लूंगा। लेकिन अब जब वीरेंद्र सेन लौट आया था तो अथर्व सेन की आज़ादी भी सीमित हो गई थी। उसका बूढ़ा पिता उसे सीधे सूर्यकुंड विद्या संस्थान भेजने को तैयार था। स्वाभाविक रूप से यह सूर्यकुंड विद्या संस्थान नहीं बल्कि ग्रे क्लाउड अकादमी थी। सूर्यकुंड विद्या संस्थान की स्थापना रेन कंट्री के शाही कबीले द्वारा की गई थी, और जबकि ग्रे क्लाउड अकादमी भी सरकार द्वारा स्थापित की गई थी, दोनों अकादमियों के संसाधनों की तुलना करने का कोई तरीका नहीं था। आखिरकार असमानता बस बहुत बड़ी थी। हालांकि वीरेंद्र सेन को अभी भी उम्मीद थी कि अथर्व सेन ग्रे क्लाउड अकादमी में रातों रात सेलिब्रिटी बन सकता है। सभी पिता स्वाभाविक रूप से चाहते हैं कि उनके बेटे आगे बढ़ें और सफल व्यक्ति बने। अथर्व सेन स्वाभाविक रूप से अपने पिता को निराश नहीं करना चाहता था, इसलिए वह केवल अकादमी जाने के लिए सहमत हो सकता था। उसके पास वैसे भी करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था, इसलिए वह बस कुछ दिनों के लिए अकादमी जाएगा और अपने पिता की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए थोड़ा दिखावा करेगा। इस तरह वीरेंद्र सेन को उसे और अधिक प्रतिबंधित करने की कोई ज़रूरत नहीं दिखेगी। इसके अलावा वह अपने पूर्ववर्ती की लंबे समय से पोषित इच्छा को भी पूरा करना चाहता था और अपनी छवि को कूड़े के ढेर के रूप में मिटाना चाहता था। जब वह चला गया तो झरना लियू स्वाभाविक रूप से उसके साथ थी और वे दोनों ग्रे क्लाउड अकादमी पहुंचे। हालांकि झरना लियू के लिए कक्षाओं के दौरान भी उसके साथ रहना बहुत उचित नहीं था, इसलिए वह केवल अकादमी में घूम सकती थी। उसके पराक्रम का यह भी मतलब था कि उसे अपनी अत्यधिक सुंदरता के कारण किसी के साथ मजाक करने का कोई डर नहीं था। अथर्व सेन धीरे धीरे चल रहा था। उसके लिए कक्षाओं में जाना जरूरी नहीं था, अकादमी में आना ही काफ़ी था। वह यहाँ सिर्फ अपने पिता के सम्मान के लिए आया था। वह वीरेंद्र सेन की हर एक बात आंख मूंद कर नहीं मानेगा। जैसे ही वह मार्शल ट्रेनिंग कोर्ट के पास पहुंचा, वह अपने कदमों को रोक नहीं सका, क्योंकि उसके शरीर में एक जोरदार धड़कन उठी, जिसके कारण किसी कारणवश वह मुड़ा और मार्शल ट्रेनिंग कोर्ट की दिशा में चल पड़ा। ये जुनून उसके पूर्ववर्ती से उत्पन्न हुआ था। उसके पूर्ववर्ती के पास कुल मिलाकर दो चीजें थीं जिन्हें वह नहीं छोड़ सकता था। पहला स्वाभाविक रूप से उसके पिता थे और दूसरा इस ग्रे क्लाउड अकादमी में एक महिला थी। अगर वह नहीं आता तो इसका उस पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन अब जब वह यहाँ था तो ये जुनून तुरंत अतुलनीय रूप से भारी हो गया। उसके पूर्ववर्ती को एक बार नंदिनी भाटिया नाम की एक महिला पसंद थी। वह ग्रे क्लाउड अकादमी की छात्रा थी और उन दोनों के बीच की उलझन बेहद जटिल थी। 7 साल पहले जब नंदिनी केवल 10 साल की उम्र में एक छोटी लड़की थी, तब उसने पहले से ही एक आश्चर्यजनक सुंदरता प्रदर्शित की थी। वीरेंद्र सेन ने जल्दी से काम किया और उसके और अथर्व सेन के बीच एक सगाई अनुबंध की व्यवस्था की। क्योंकि सेन कबीला शहर के 2 महान कुलों में से एक था और अथर्व सेन उस कुल के मुखिया का पुत्र था, इसलिए भाटिया कबीले को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं थी और वे खुशी खुशी इस विवाह के लिए सहमत हो गए। हालांकि जब अथर्व सेन 12 वर्ष का था तो जांच के माध्यम से उसके स्पिरिट बेस को 5 तत्वों की अव्यवस्था स्पिरिट बेस होने की पुष्टि की गई थी। अगर यह सिर्फ इतना ही था तो सेन कबीले की शक्ति के अनुसार भाटिया कबीले अभी भी कोई जंगली विचार रखने की हिम्मत नहीं करता। समस्या ये थी कि नंदिनी भाटिया के पास उच्च स्तर का अर्थ ग्रेट स्पिरिट बेस था। इसके अलावा नंदिनी भाटिया मार्शल आर्ट में भी बेहद प्रतिभाशाली थी, इसलिए वह इस तरह के उत्कृष्ट आत्मा आधार तक जीने में कामयाब रही। जैसे जैसे उसका कल्टिवेशन स्तर बढ़ता गया, उसे अकादमी के उच्च अधिकारियों द्वारा एक खजाना माना जाने लगा, जो हमेशा उसे सूर्यकुंड विद्या संस्थान में भेजना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि केवल वहाँ ही उसकी प्रतिभा वास्तव में खिलेगी। जैसे जैसे वे दोनों बड़े हुए और नंदिनी भाटिया और अथर्व सेन के कल्टिवेशन स्तर के बीच का अंतर और भी अधिक बढ़ गया, उसने अंततः सेन कबीले से सगाई अनुबंध तोड़ने का अनुरोध किया। वीरेंद्र सेन स्वाभाविक रूप से सहमत नहीं होना चाहता था। यह न केवल सेन कबीले के गौरव के लिए एक झटका होगा, बल्कि उसके बेटे का दिल भी टूट जाएगा। फिर भी उसके पूर्ववर्ती सहमत हो गए, क्योंकि उनकी महिला के लिए उनका प्यार बहुत गहरा था। यद्यपि अब वे अजनबी से अधिक कुछ नहीं थे, फिर भी उसका पूर्ववर्ती अभी भी उस लड़की से बहुत प्यार करता था और इस दौरान वह चुपके से उस पर ध्यान देता रहता था। उसके स्नेह की ताकत इतनी बड़ी थी कि भले ही उसके पूर्ववर्ती की मृत्यु हो चुकी थी, शरीर की सहज प्रतिक्रिया उसका अनुसरण करती थी, जिसका प्रभाव वर्तमान अथर्व सेन पर पड़ता था। मुझे इस जुनून से छुटकारा पाना होगा, अन्यथा भविष्य में यह मेरा आंतरिक दानव बन सकता है और मेरी प्रगति को प्रभावित कर सकता है, अथर्व सेन ने सोचा। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो स्वर्ग स्तर का योद्धा हुआ करता था, वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि एक आंतरिक दानव किस खतरे का प्रतिनिधित्व करता है। फिर मैं उसे एक बार फिर देखने जाऊंगा। इसके बाद हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं रहेगा, अथर्व सेन ने सोचा, जैसे कि अपने पूर्ववर्ती के साथ बातचीत कर रहा हो। अध्याय 15, घुटने टेकना।
अथर्वसेन मार्शल ट्रेनिंग कोर्ट में गया और उसने एक खूबसूरत युवा लड़की को केंद्र में मार्शल आर्ट कौशल का अभ्यास करते देखा। उसने एक सफ़ेद योद्धा की पोशाक पहनी हुई थी और उसकी चाल किसी देवता की तरह सुंदर थी। उसके चारों ओर कई युवा पुरुष और महिलाएं थीं जो देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। युवा महिलाओं की निगाहें गर्म थीं, जबकि पुरुष नशे में धुत भाव से उसका अभ्यास देख रहे थे। वह युवा लड़की नंदिनी भाटिया थी। वह हर दिन इस स्थान पर साधना करती थी। वह वास्तव में बहुत सुंदर थी, लेकिन झरना लियू की तुलना में उसकी सुंदरता कम थी। इसके अलावा अथर्वसेन को अपने पिछले जीवन में उल्लेखनीय रूप से आश्चर्यजनक सुंदरियों को देखने की आदत थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह प्रभावित नहीं हुआ। उसका पूर्ववर्ती एक निराशाजनक रोमांटिक था। हालांकि अब जब वह मर चुका था तो प्रभारी वह था जो कभी स्वर्ग स्तर का योद्धा था। अथर्वसेन ने गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि उसके पूर्ववर्ती की जुनूनी भावनाओं के अंतिम अवशेष हवा में गायब हो गए हैं। अब वह आखिरकार इस शरीर का एकमात्र मालिक था। उसके पूर्ववर्ती के पास दो चीजें थीं जिन्हें वह छोड़ नहीं सकता था, एक तो उसके पिता थे और दूसरी नंदिनी भाटिया। अब जब ये दोनों जुनून पूरी तरह से बेअसर हो गए हैं तो पूर्ववर्ती आखिरकार और पूरी तरह से चले जा सकते हैं, और अब इस शरीर पर उसका जरा भी असर नहीं रह गया है। सच तो यह है कि उसके पूर्ववर्ती को अच्छी तरह पता था कि वह और नंदिनी भाटिया कभी एक नहीं हो सकते, इसलिए वह केवल दूर से ही उसकी गुप्त प्रशंसा करना चाहता था। अन्यथा अगर यह जुनून किसी और से नहीं बल्कि उससे शादी करने की चाहत जैसा कुछ होता तो अथर्वसेन बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। यहाँ से चले जाओ। ये वह क्षण था जब नंदिनी भाटिया ने अपनी हरकतें रोक दी और ठंडे स्वर में उस पर चिल्लाए। क्या वह इतनी अहंकारी थी क्योंकि उसके परिवार के पास मार्शल ट्रेनिंग कोर्ट का स्वामित्व था? स्वाभाविक रूप से अथर्वसेन इस तरह की कृपालु, घमंडी लड़की से परेशान भी नहीं होना चाहता था जो सोचती थी कि पूरी दुनिया उसके इर्द गिर्द घूमती है। आखिरकार जुनून गायब हो गया था और उसकी राय में नंदिनी भाटिया को अतुलनीय रूप से सुंदर नहीं माना जा सकता था, न ही वह चौंकाने वाली प्रतिभाशाली थी। उसके पास वास्तव में इतनी योग्यता भी नहीं थी कि वह एक पल के लिए भी उस पर विचार कर सके। अपने पूर्ववर्ती के लिए उसने उसके अपमानजनक शब्दों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वहां से चले जाने का इरादा करके मुंह फेर लिया। ठीक वहीं रुक जाओ। कड़ाईदार कपड़े पहने एक युवक उछलकर बाहर आया और कुछ कदम चलकर अथर्वसेन के सामने आ गया, उसका रास्ता रोक दिया। उसने कहा, क्या तुमने छोटी बहन शिष्य नंदिनी भाटिया की बातें नहीं सुनी? उसने तुम्हें यहाँ से लुढ़कने के लिए कहा था। तुम लुढ़कने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल नहीं करते। उसका नाम राजीव वर्मा था और वह ग्रे क्लाउड टाउन में दूसरे महान कबीले वर्मा कबीला के मुखिया का दूसरा बेटा था। वह नंदिनी भाटिया के प्रशंसकों में से एक था। हालांकि नंदिनी भाटिया ने कभी भी उसके साथ दूसरों से अलग व्यवहार नहीं किया था। अब उसे आखिरकार उसके सामने दिखावा करने का मौका मिल गया था, नंदिनी भाटिया का पक्ष पाने के लिए अथर्वसेन को कड़ा सबक सिखाना। इसके अलावा ये पहली बार नहीं था जब उसने अथर्वसेन को धमकाया था, क्योंकि जिन लोगों को वह धमका सकता था उनमें अथर्वसेन का दर्जा सबसे ऊंचा था और इस प्रकार उसे धमकाना उसे सबसे अधिक संतुष्टि देता था। अथर्वसेन की आंखें अपने आप गंभीर हो गईं। राजीव वर्मा द्वारा उसके पूर्ववर्ती को तंग किए जाने की छवियां उसकी आंखों के सामने स्पष्ट रूप से घूम गईं। शुरू में अगर राजीव भीड़ में एक साधारण चेहरा बना रहता तो उसे कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन अब जब उसने राजीव को देख लिया था, भले ही उसने उसे इस तरह से उकसाया न हो, तो उसने मामले को शांत करने की कोई योजना नहीं बनाई। क्या तुम मरना चाहते हो? उसने जानलेवा आवाज में कहा। हा हा हा, अथर्व कचरा, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? राजीव ने हंसते हुए कहा, लेकिन बहुत जल्दी उसकी नज़र गंभीर हो गई। हमने कुछ दिनों से एक दूसरे को नहीं देखा है और अब तुम इतने बहादुर हो गए हो कि तुम वास्तव में मुझसे बात करने की हिम्मत कर रहे हो। वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगे। अथर्वसेन की पहचान एक बेकार व्यक्ति के रूप में थी, इसलिए ये शब्द स्वाभाविक रूप से उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा मजाक लगे। अथर्वसेन ठंडी मुस्कान के साथ राजीव वर्मा की ओर चला गया। अब क्या है? क्या तुम मुझसे भीख मांगने जा रहे हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं? अगर तुम भीख मांगने जा रहे हो तो सुनिश्चित करो कि तुम जोर से बोलो, राजीव ने बेपरवाही से कहा। पापा। इसी समय एक तेज कर्कश थप्पड़ की आवाज सुनाई दी, जिससे सभी की हंसी अचानक बंद हो गई। राजीव वर्मा ने एक हाथ से अपना चेहरा ढाक लिया, उसके चेहरे पर उसका पूरा अविश्वास झलक रहा था। अभी अभी उसे वास्तव में अथर्वसेन ने एक थप्पड़ मारा था। एक कूड़े के टुकड़े ने एक थप्पड़ मारा था। ये कितना बड़ा अपमान था। वह तुरंत उन्मत्त हो गया और उसके माथे पर नीली नसें उभर आईं और उसने मोटे तौर पर कहा, क्या तुम जीने से थक गए हो कि तुम वास्तव में मुझे मारने की हिम्मत करते हो? मैं तुम्हें नहीं मार सकता, अथर्वसेन ने शांति से कहा। उसके पूर्ववर्ती को राजीव वर्मा ने कई बार धमकाया था। अब उसे केवल थोड़ी सी दिलचस्पी मिल रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? राजीव ने कभी नहीं सोचा था कि अथर्वसेन न केवल घबराहट में अपनी जान की भीख मांगेगा, बल्कि वास्तव में उससे बात करने की हिम्मत भी करेगा। वह पहले से ही बहुत गुस्से में था, इसलिए अब वह खुद को कैसे रोक सकता था।
उसने तुरंत अपना हाथ उठाया जो अथर्वसेन की ओर उड़ गया। वर्तमान में अथर्वसेन बॉडी रिफाइनिंग टेल के चौथे स्टेज का कल्टिवेटर था। भले ही वह राजीव वर्मा से 2 स्टेज पीछे था, लेकिन दोनों ही बॉडी रिफाइनिंग टेल के मध्य चरण में थे। और अथर्वसेन का युद्ध अनुभव, जो कभी स्वर्ग टेल की शक्ति का उपयोग कर चुका था, उसे कैसे हराया जा सकता था। राजीव वर्मा ने अभी अभी अपना हाथ उठाया ही था कि अथर्वसेन पहले ही उसी के अनुसार प्रतिक्रिया दे चुका था और उसका दायां हाथ झटक कर दूर कर दिया। भले ही उसने बाद में हरकत की, लेकिन वो पहले लक्ष्य तक पहुंच गया और एक बार फिर राजीव वर्मा के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उस थप्पड़ में इतनी ताकत थी कि राजीव लड़खड़ा गया और जो हाथ उसने उठाया था वो बस खाली हवा में ही घूमता रह गया। कचरा, अथर्वसेन ने सिर हिलाते हुए शांत लहजे में कहा। हर तरफ सन्नाटा छा गया। कचरा का ये टैग तो पहले अथर्वसेन पर ही लगाया गया था, लेकिन अब कोई भी हंसने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि राजीव वर्मा को सच में 2 बार थप्पड़ पड़े थे। अगर पहली बार को कोई राजीव की लापरवाही मान भी ले, तो दूसरी बार साफ तौर पर अथर्व की क्षमता का प्रमाण था। पर यह कैसे हो सकता था? क्या अथर्वसेन पूरे एकेडमी का सबसे निकम्मा लड़का नहीं था? उधर राजीव वर्मा गुस्से से पागल हो चुका था, उसकी आंखें लाल हो गई थीं। एक जोरदार दहाड़ मारते हुए वह झपट कर अथर्वसेन की ओर बढ़ा, लेकिन उनके बीच का अंतर बहुत ज्यादा था। पा 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 राजीव चाहे जैसे भी हमला करता, अथर्व हमेशा बाद में हरकत करता, लेकिन पहले वार कर देता। हर थप्पड़ में इतनी सटीकता थी कि राजीव लड़खड़ा जाता और उसकी हमला करने की ताकत खुद ब खुद घटती चली जाती। अब समझ में आ रहा है, अथर्वसेन की ताकत शायद राजीव वर्मा जितनी नहीं है। लग रहा है कि वो बॉडी रिफाइनिंग टेल के चौथे या 5वें स्टेज का कल्टिवेटर होगा, लेकिन उसकी छठी इंद्रिय तो बहुत ही जबरदस्त है। जैसे ही राजीव कोई चाल चलता है, ऐसा लगता है मानो अथर्व को पहले से ही पता हो कि अगला वार कहाँ होगा, और वो पहले से ही खुद को उसी हिसाब से ढाल लेता है। चौथी या 5वीं स्टेज, ये तो मुमकिन ही नहीं लगता। उसके पास तो 5 तत्वों की अस्त व्यस्त आत्मा का आधार है, इसलिए वो बॉडी रिफाइनिंग टेल के मध्य चरण तक तभी पहुंच पाएगा जब वो कम से कम 20 साल का हो। लेकिन साधना स्तर से फर्क नहीं पड़ता, उसका हमले पढ़ने का कौशल ही अपने आप में डरावना है। कुछ देर देखने के बाद वहां मौजूद छात्रों ने भी इस रहस्य को समझ लिया था, और ये रहस्य असल में कुछ बहुत ही साधारण था। अथर्वसेन राजीव वर्मा के हर वार की भविष्यवाणी कर लेता था और साधना स्तर के फर्क की भरपाई अपनी समय संवेदन और प्रतिक्रिया क्षमता से कर लेता था। ये रहा आपके द्वारा दिए गए भाग का अनुवाद, उसी शैली और निर्देशों के अनुसार। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। इसी बीच राजीव वर्मा पर पूरी तरह से थप्पड़ों की बारिश हो चुकी थी। उसके सिर में लगातार झंझनाहट हो रही थी और चेहरा सूजकर ऐसा दिख रहा था जैसे कोई स्व का मुख हो। अब तक सिर्फ उसका उग्र गुस्सा ही था जो उसके निरर्थक वारों को जारी रखे हुए था, लेकिन ये सब बेकार की कोशिशें थीं। आखिरकार वो डर गया। अब उसमें कोई भी अगला कदम उठाने की हिम्मत नहीं बची थी। लेकिन अथर्वसेन इस मामले को यूं ही कैसे जाने दे सकता था? पा 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 एक के बाद एक तमाचे, और अब राजीव वर्मा का होंठ भी फट गया। ताज़ा खून बह निकला और वो पूरी तरह से दयनीय दिखने लगा, मानो किसी गली के कुत्ते की तरह पीटा गया हो। इस वक्त वहां मौजूद किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि आगे आकर बीच बचाव करे। मैं इस बार हार मानता हूं, प्लीज अब मत मारो, राजीव वर्मा ने लगभग रोते हुए कहा। मगर अथर्वसेन ने अपनी हरकतें रोकी नहीं। अतीत में जब राजीव ने उसके पूर्व स्वरूप को सताया था, तब क्या उसने कभी दया दिखाई थी? जरा भी नहीं। इसलिए अथर्व ने कुछ और पल उसे पीटने के बाद सख्त लहजे में कहा, घुटने टेक। क्या? राजीव वर्मा को यह पूरी तरह बेहुदा लगा। ये कूड़ा, जिसे आज तक कोई गिनता तक नहीं था, उसे राजीव वर्मा को घुटने टेकने के लिए कह रहा है। अगर उसने सच में घुटने टेक दिए तो सिर्फ उसका घमंड ही नहीं टूटेगा, बल्कि वर्मा वंश का पूरा मान सम्मान भी मिट्टी में मिल जाएगा। आखिर वो वर्मा परिवार के मुखिया का दूसरा बेटा था। ये तो हद हो गई। पहले जब उसने और उसके बड़े भाई ने मिलकर अथर्व को पीटा था, तब भी उन्होंने उसे इतना नहीं तोड़ा था। उन्होंने उसके शरीर को जरूर जख्मी किया था, लेकिन कभी उसे जमीन पर झुकने को मजबूर नहीं किया था। और अगर अब उसने ऐसा किया, तो ये दोनों कुलों के बीच एक खूनी टकराव को जन्म दे सकता था। अध्याय 16। यहाँ से निकल जाओ। अथर्वसेन, ज्यादा आगे मत बढ़ो, राजीव वर्मा ने सिर उठाकर कहा। वह इस मामले में झुक नहीं सकता था और न ही झुकेगा। अथर्वसेन जोर से हंसा और बोला, और मुझे डर था कि कहीं तुम हार न जाओ और मेरे पास तुम्हें मारने का कोई कारण न बचे। यह आदमी मुझे मारना चाहता है। राजीव वर्मा का पूरा शरीर कांप उठा। उसने अथर्वसेन की ओर देखा और उसके चेहरे पर एक कठोर भाव देखा। वह स्पष्ट रूप से मजाक नहीं कर रहा था। वह अपने शरीर के कांपने को नियंत्रित नहीं कर सका और बोला, क्या तुम 2 महान कुलों के बीच खूनी दुश्मनी पैदा करना चाहते हो? क्या तुम सेन कबीले के इतिहास में सबसे बड़ा पापी बनना चाहते हो?
एक छोटा सा वर्मा कबीला, और आपको लगता है कि आप मेरे सामने इधर उधर घूमने के लायक हैं। अथर्वसेन ने तिरस्कारपूर्वक कहा, यदि आपके वर्मा कबीले ने कोई कदम उठाने की हिम्मत की तो मैं आप सभी को खत्म कर दूंगा। धमाका। आसपास के इलाके में हर कोई चीखने लगा। क्या बड़े शब्द हैं। ग्रे क्लाउड टाउन में सेन और वर्मा दोनों शक्तिशाली कबीले थे, उनकी ताकत काफी हद तक बराबर थी, और अगर दोनों के बीच कोई विवाद होता तो कोई भी पक्ष जीत नहीं पाता और सिर्फ बुरा ही होता। नतीजतन, हालांकि दोनों कबीलों में एक दूसरे से छुटकारा पाने और इस तरह ग्रे क्लाउड टाउन पर एकमात्र अधिकार हासिल करने की इच्छा थी, लेकिन किसी ने भी पहले कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। अथर्वसेन, इस कचरे ने वास्तव में कहा कि वह अकेले ही वर्मा कबीले को खत्म कर देगा। क्या वह मजाक कर रहा था? हालांकि उस समय अथर्वसेन के चेहरे पर भयंकर भाव देखकर उसके पूरे शरीर से एक अवर्णनीय शक्ति निकल रही थी। किसी कारण से इसने क्षेत्र में सभी को अवाक कर दिया। उन सभी को एक ही एहसास हुआ, और वह ये कि इस समय उनके सामने जो युवक था वह तथाकथित कचरा नहीं था जिसे वे जानते थे। कुछ लड़कियां तो ऐसी भी थीं जिनकी निगाहें चमक उठी थीं। कितनी मर्दाना, उनके घुटने वाकई थोड़े कमजोर लग रहे थे। तुम कितने घमंडी हो, किसी और की जरूरत नहीं है, मेरा बड़ा भाई अकेले ही तुम्हें दबा सकता है। राजीव वर्मा चिल्लाया, उसका पूरा चेहरा हठधर्मिता से भरा हुआ था। उसकी नज़र में अथर्वसेन सिर्फ एक खिलौना था जिसे उसने और उसके बड़े भाई राघव वर्मा ने कई बार धमकाया था। अब जबकि अथर्वसेन ने उसे दबाने के लिए उस पर पलटवार किया था, यह ऐसी चीज थी जिसे वह किसी भी तरह से या किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं कर सकता था। पापा, अथर्वसेन ने उसे एक और थप्पड़ मारा और विस्मय प्रेरक स्वर में पूछा, तो तुम सचमुच मरना चाहते हो? अगर वर्मा कबीले ने उसके खिलाफ किसी भी तरह का बदला लेने का इरादा किया तो उसे इस अवसर का उपयोग करके वर्मा कबीले को खत्म करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। रमन मेहरा के प्रति उसके सम्मान को देखते हुए उसे स्वाभाविक रूप से कार्रवाई करने देना केवल एक छोटी सी बात होगी। और जबकि रमन मेहरा मार्शल आर्ट में कोई प्रतिभाशाली नहीं था, उसके पास कम से कम गशिंग स्प्रिंगटेल की कल्टिवेशन थी। वर्मा कबीले को खत्म करना उसके लिए बहुत आसान होगा। इसलिए यदि वर्मा कबीला अपना विनाश स्वयं करना चाहता है तो उन्हें छुटकारा पाने के लिए रमन मेहरा का उपयोग करने में अथर्वसेन को कोई आपत्ति नहीं होगी। राजीव वर्मा खुद को रोक नहीं सका क्योंकि उसके चेहरे पर ठंडा पसीना बह रहा था। अथर्वसेन के सामने उसने एक अतुलनीय दबाव महसूस किया और आसन मौत का खतरा भी महसूस किया। उसके सामने ये युवक अब वह अथर्वसेन नहीं था जिसे उसने कई बार धमकाया था। वह अब मौत का एक भयानक देवता था। पापा, वह अपने पैरों को कमजोर होते देखकर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। अपनी जिंदगी और अपने स्वाभिमान के बीच चुनाव करने के लिए वह बिना किसी दूसरे विचार के अपने स्वाभिमान को त्याग देगा। आखिरकार एक बार आप मर गए तो सब कुछ खत्म हो गया। वह सचमुच घुटनों के बल बैठ गया। पूरे इलाके में कोलाहल मच गया। राजीव वर्मा वर्मा कबीले का दूसरा युवा गुरु था और काफी हद तक पूरे वर्मा कबीले का प्रतिनिधित्व कर सकता था। ऐसा कोई व्यक्ति वास्तव में घुटने टेक चुका था। इसके अलावा वह जिसके सामने घुटने टेक रहा था वह उस कबीले का सदस्य था जो वर्मा कबीले का दुश्मन था। ये व्यवहारिक रूप से वर्मा कबीले के अपमान की पट्टिका पर उकेरा जा सकता है। तो राजीव वर्मा वास्तव में ऐसा व्यक्ति था जो कमजोरों को डराता था लेकिन ताकतवरों के सामने कांपता था। अतीत में किसी को उसके कायरतापूर्ण चरित्र का एहसास क्यों नहीं हुआ? हर कोई इसका जवाब जानना चाहता था, लेकिन इस पर सोचने के बाद ये बिल्कुल सामान्य था। आखिरकार राजीव वर्मा हमेशा वर्मा कबीले के दूसरे युवा मास्टर के रूप में सुर्खियों में रहा था। कौन उसका विरोध करने की हिम्मत करेगा? इस प्रकार निश्चित रूप से किसी के लिए यह पता लगाना असंभव होगा कि उसके दबंग अभिमानी बाहरी आवरण के नीचे वह वास्तव में एक बड़ा काया था। लेकिन अथर्वसेन वास्तव में बहुत दबंग था। उसने वास्तव में वर्मा कबीले के दूसरे युवा मास्टर को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। क्या वह दो कुलों के बीच एक महान युद्ध को भड़काने से डरता नहीं था? बहुत बढ़िया। कई लड़कियां जो पहले से ही अथर्वसेन की पिछली हरकतों के कारण मोहित और प्रेम में थीं, जोर से चीख उठीं। अथर्वसेन, क्या तुमने बहुत कुछ कर लिया है? राजीव वर्मा ने दांत पीसते हुए कहा। इस समय उसके दिमाग में सिर्फ एक ही विचार था और वह था इस जगह को छोड़कर फिर अपने बड़े भाई के साथ वापस आकर अपना खोया हुआ सम्मान वापस पाना और अपने अपमान और बेइज्जती का बदला लेना। यहाँ से रेंग कर निकल जाओ, अथर्वसेन ने शांति से कहा। क्या? राजीव वर्मा ने सोचा कि उसने गलत सुना है। अथर्वसेन ने राजीव वर्मा की पीठ पर एक लात मारी जिससे उसे दोनों हाथों से जमीन पर टिके रहने पर मजबूर होना पड़ा। अथर्वसेन, तुमने इस तरह से मेरा अपमान करने की हिम्मत की। मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। तुम्हें मारना चाहता हूँ। राजीव वर्मा पागल होने वाला था। घुटने टेकना पहले से ही सबसे बड़ा अपमान था जिसकी वह कल्पना कर सकता था, लेकिन अगर उसे वास्तव में इस तरह जमीन पर गिरना पड़ा और वास्तव में यहाँ से रेंगना पड़ा तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हारा अपमान करूँ? बकवास, अथर्वसेन ने ठंडे स्वर में कहा। क्या वर्मा भाइयों ने अतीत में उसका पर्याप्त अपमान नहीं किया है?
वर्मा भाइयों ने ऐसा करने की हिम्मत इसलिए की क्योंकि वे अपने पूर्ववर्ती से ज्यादा ताकतवर थे और वयस्क निश्चित रूप से युवा पीढ़ी के बीच इस तरह के विवाद में हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे, कम से कम तब तक जब तक कोई मौत या स्थायी चोट न हो। अन्यथा वे दूसरों द्वारा हंसे जाएंगे। या तो तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ या यहाँ मर जाओ, अपना चुनाव करो, अथर्वसेन ने कहा। इतना दबंग, क्या ये वास्तव में वह अथर्वसेन था जिसे वे जानते थे? हर कोई अवाक और अवाक रह गया। अतीत में वे सभी अथर्वसेन पर एक कूड़े का टुकड़ा होने के लिए हंसे थे, लेकिन वास्तव में किस तरह का कूड़ा वर्मा कबीले के दूसरे बेटे को सार्वजनिक रूप से घुटने टेकने और कुत्ते की तरह रेंगने के लिए मजबूर करने की हिम्मत करेगा? वह बहुत ही अद्भुत था। राजीव वर्मा पागलों की तरह पसीना बहा रहा था। उसे वर्मा कबीले का पापी बनने की कोई इच्छा नहीं थी और इससे भी ज्यादा वह सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा नहीं होना चाहता था। हालांकि मौत की संभावना का सामना करते हुए उसकी इच्छाशक्ति बहुत कमजोर थी। बहुत तेजी से उसने अपने हाथ हिलाए, जमीन पर रेंगना शुरू कर दिया। हा 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 हा, उनके आसपास के सभी लोग हंसने लगे। अचानक ऐसा लगा मानो हंसी संक्रामक हो गई हो, जिससे और भी लोग उनके पीछे चलने लगे और हंसने लगे। वर्मा कबीले के दूसरे युवा मास्टर का कुत्ते की तरह रेंगना, यह ऐसी चीज नहीं थी जो हर दिन देखी जा सके। राजीव वर्मा के आंसू तुरंत बह निकले। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर पकड़ लीं और अपने दिल में कसम खाए कि वह अथर्वसेन को जरूर मार डालेगा। जरूर। वह 10 से ज्यादा कदम रेंगता हुआ चला, फिर तुरंत जमीन से ऊपर उठा और मार्शल ट्रेनिंग कोर्ट से बाहर निकल गया। वह अपने बड़े भाई राघव वर्मा को ढूंढना चाहता था और अथर्वसेन को मारना चाहता था। मारना, 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 पा पा पा। तालियां बजने लगीं और सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। सब चुप हो गए और दुबली पतली खूबसूरत लड़की की ओर देखने लगे जो बस तालियां बजा रही थी। नंदिनी भाटिया ने ताली बजाना बंद कर दिया और कहा, मुझे मानना होगा कि यह बहुत ही रोमांचक प्रदर्शन था। हालांकि क्या आपको लगता है कि आप मुझे इस तरह से प्रभावित कर सकते हैं? आप खुद को धोखा दे रहे हैं। ऐसा मत सोचिए कि मुझे नहीं पता कि आपके इरादे क्या हैं। दुर्भाग्य से आपके और मेरे बीच का अंतर बहुत बड़ा है। आप मेरी छोटी उंगली की तुलना में भी नहीं हो सकते। आपके जैसे किसी व्यक्ति द्वारा पसंद किया जाना मेरे लिए पूरी तरह से अपमान है। तुम अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो। बेवकूफ। अथर्वसेन ने अपना सिर हिलाया। अपने पूर्ववर्ती की खातिर वह अपनी मूर्ख लड़की से परेशान नहीं होना चाहता था। मार्शल आर्ट में अपनी प्रतिभा के साथ मैं निश्चित रूप से भविष्य में प्रसिद्ध हो जाऊंगी और एक लड़की होने के बावजूद चमत्कार करूंगी। नंदिनी भाटिया ने ऊंचे स्वर में कहा, आपको अब कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि आपने जो कुछ भी किया है वह मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए था, लेकिन बहुत दुर्भाग्य से मैं आपके जैसे छोटे चरित्र को कभी नहीं देखूंगी। हमारे बीच सब कुछ बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। मुझे आपको ये बताने में कोई आपत्ति नहीं है कि मुझे पहले ही सूर्यकुंड विद्या संस्थान का निमंत्रण मिल चुका है और मैं अगले वर्ष आधिकारिक तौर पर सूर्यकुंड विद्या संस्थान का शिष्य बन जाऊंगी। तुम, एक बेकार का टुकड़ा, वास्तव में मुझे पसंद करने की हिम्मत करते हो। तुम योग्य नहीं हो, योग्य नहीं, योग्य नहीं। ठीक है, वह जो चाहे कह सकती है। उसे पसंद करना, और ये घटनाओं का स्वाभाविक क्रम था। वह सुंदर थी और मार्शल आर्ट में बेहद प्रतिभाशाली थी, इसलिए उसकी निश्चित रूप से प्रशंसा की जानी चाहिए। यदि आप कहते हैं कि आपको वह पसंद नहीं है, तो आप उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए जानबूझकर विपरीत शब्द कह रहे होंगे। इस हद तक आत्ममुग्ध होने के कारण वह निश्चित रूप से एक अजीब महिला थी। अथर्वसेन भी अवाक रह गया। आमतौर पर जब उसका सामना इस तरह के बेशर्म व्यक्ति से होता है तो वह सीधे एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। बॉडी रिफाइनिंग टियर की 9th स्टेज थोड़ी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन असंभव नहीं। अथर्वसेन की आंखें ठंडी हो गईं और वह बस चलने ही वाला था कि उसकी नज़र मार्शल ट्रेनिंग कोर्ट में धीरे धीरे चलती एक खूबसूरत आकृति पर पड़ी। झरना लियू। वह एक असाधारण रूप से सुंदर महिला थी जो जहां भी जाती थी सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती थी। बहुत जल्दी ही हर किसी का ध्यान उसकी सुंदर काया की ओर आकर्षित हो जाता था। अचानक हर किसी के चेहरे पर एक अचंभा सा भाव आ गया, वह इतनी सुंदर थी। नंदिनी भाटिया वाकई एक खूबसूरत लड़की थी, लेकिन जब इस व्यक्ति से उसकी तुलना की गई तो वह कमतर पड़ गई। इसके अलावा इस लड़की का व्यवहार इतना सुंदर था कि मानो वह एक कुलीन राजकुमारी हो। इसकी तुलना में नंदिनी भाटिया की तथाकथित सुंदरता इस हद तक फीकी पड़ गई कि वह एक गांव की लड़की जैसी लग रही थी। इस समय सबके दिल में एक ही विचार था, वह कौन थी?